IIT JEE 2008 के इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉब है जिसका कि मास है कैपिटल M। तो यहाँ पर वो बॉब है, इसका मास है कैपिटल M, जो कि सस्पेंडेड है मासलेस स्ट्रिंग से ऑफ लेंथ कैपिटल L। सो ये वो स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ जो है ये कैपिटल L है। यानी ये जब इस तरह से इसे घुमा दिया जाएगा, यहाँ से ये फिक्स्ड है, ये जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पर बंधा हुआ है वो स्ट्रिंग, तो इसे जब ऐसे हिट किया जाएगा तो ये इस तरह से एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ये जो जिस सर्कल में इसका सर्कुलर मोशन होगा उस सर्कल का रेडियस ऑफ कोर्स स्ट्रिंग का रेडियस होगा, एंड दैट इज कैपिटल L। The horizontal velocity capital V at position A is just sufficient to make it reach the point B। Point B कहाँ पर है? बिल्कुल टॉप में है। यानी आप यहाँ पर इसे जो फोर्स प्रोवाइड या इसे जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस वेलोसिटी के कारण ये इस तरह से बिल्कुल टॉप को पहुँच पा रहा है, जस्ट पहुँच पा रहा है। यानी इससे कम स्पीड अगर आपने दिया होता तो ये टॉप से पहले ही कहीं पर लेट्स से इस जगह पे यहाँ पहुँच के इसका जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ये स्लैक कर जाता। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्ट्रिंग जो है इस तरह से स्लैक कर जाता है, ऐसे स्लैक कर जाता, और ये इस पॉइंट तक पहुँच नहीं पाता, बल्कि इस पॉइंट से पहले या इस पॉइंट में बॉब जब पहुँचता या इस लेवल तक, इस वर्टिकल लाइन को बॉब जब पहुँचता तो बॉब कुछ इस तरह के पोजीशन में होता, ये इस पॉइंट को रीच नहीं कर पाता, ये स्ट्रिंग जो है ये स्लैक कर जाता। सो सफिशिएंट वेलोसिटी इसके पास नहीं होता अगर तो कहा गया है कि इतना इसे वेलोसिटी दिया गया, सफिशिएंट वेलोसिटी दिया गया कि ये बी पॉइंट तक जस्ट पहुंच पाए। यानी कि बी पॉइंट तक जब पहुंचा, जस्ट पहुंचने का मतलब उस समय स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होता है। जस्ट पहुंचने का मतलब न ज़्यादा न कम, न ज़्यादा स्पीड है उसके पास कि स्ट्रिंग में वो टेंशन क्रिएट कर पाए। बहुत तेज अगर मूव करेगा तो स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट होगा सर्कुलर मोशन में। अगर बॉब के रेफरेंस फ्रेम में देखें तो बॉब को लगेगा मानो कोई बाहर की तरफ उसे पुश कर रहा हो, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग कहते हैं बॉब के रेफरेंस फ्रेम में। सो यहाँ पर जस्ट पहुँचने का मतलब कि इसका जो mg होगा, चलिए उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये जस्ट पहुँचता है सवाल के हिसाब से, सफिशिएंट टू रीच पॉइंट बी। अब सवाल में ये पूछा गया है कि द एंगल थीटा at which the speed of the bob is half of that at A। यानी कि यहाँ पर जो इसका स्पीड था, जो भी इसका स्पीड था, ये पूछा गया है कि किस एंगल में, इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल होगा। लेट अस से ये वो एंगल है, लेट अस से मान लेते हैं ये वो एंगल है। सो लेट अस से कि ये जो है वो एंगल है। तो हमसे पूछा गया है वो एंगल कितना होगा, जहाँ पर कि यहाँ पर इसे जो स्पीड दिया गया था, इनिशियल स्पीड कैपिटल V, यहाँ पर उसका स्पीड ठीक उसका आधा हो। ओके, सो मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में पहुँचा देता हूँ। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। सो कहा गया है कि बॉब का जो मास है, दैट मास मैं इन पॉइंट्स को हटा देता हूँ। सो इस बॉब का जो मास है वो m है। यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया गया, मैं इसे स्मॉल लेटर v लिख रहा हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ मैं। सो स्मॉल लेटर v इसे जो इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया गया। ओके, हमें पता है वैसे हमें पता है कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी से चाहिए होगा फॉर दिस बॉब टू जस्ट रीच द टॉप पॉइंट, टॉप तक जस्ट पहुंचने के लिए इसे जो स्पीड चाहिए होता है, वैसे हमें पता है दैट शुड बी या दैट इज √5g into the radius of this circular path, and that radius is, मैं l को स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ ये।
हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन पता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दें। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर ये बॉडी जस्ट यहाँ तक पहुँच सकता है और इसके पास इतना स्पीड दिया गया, यानी कि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, यहाँ पर मैं एक बार सिचुएशन को ड्रॉ कर लेता हूँ। जब ये ठीक ऊपर को पहुँचेगा, बिल्कुल ऊपर तक पहुँच जाएगा, बॉब ये रहा बॉब। तो जस्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे कितना वेलोसिटी चाहिए होगा, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें, अगर इस वाले सिनेरियो को हम कंसिडर करते हैं तो आप ये पाएंगे बॉब का मास है m, तो बॉब पे नीचे की तरफ एक mg ये फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी है, लेट अस से यहाँ पर जो वेलोसिटी है v सब t कर देता हूँ मैं। इस बॉब के पास अभी कुछ वेलोसिटी होना ज़रूरी है, वरना स्ट्रिंग जो है ये स्लैक कर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उसे पुल कर लेगा। अब आप देखें अगर बॉब के रेफरेंस फ्रेम में आप देखते हैं, रेफरेंस फ्रेम से आप देखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट करेगा इस बॉब पे, which is mass into vt square divided by radius of this circular path. Let us say that अच्छा radius तो given है that is L। अगर बॉब के रेफरेंस फ्रेम में देखें तो आपको ये दिखेगा कि उस पे बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स उसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। सो बाहर की तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज mvt स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय L, और यहाँ पर एक mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर इसके पास बहुत ज़्यादा फोर्स हो, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता जिसके कारण कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा होता, उस केस में हम कहते कि ये जो है इस फोर्स को नॉर्मलाइज कर रहा है या कैंसल कर रहा है दो फोर्सेस। एक तो mg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की तरफ लग रहा है, और अगर ये बहुत ज़्यादा हो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो फिर उसे कौन कैंसिल करेगा, यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, खिंचाव क्रिएट होगा स्ट्रिंग में। जितना तेज़ी से ये गेंद मूव करेगा उतना उसमें खिंचाव क्रिएट होगा, सो टेंशन। सो जस्ट पहुँचने का मतलब ये होता है, यहाँ पर जस्ट पहुँचने का मतलब ये होता है कि दैट टेंशन इज़ ज़ीरो। लेकिन उससे भी कम अगर स्पीड हो जाए इसका मतलब mg विल डोमिनेट देयर, तो mg जो है वो इसे पहले ही पुल कर लेगा, यहाँ पहुँचने से पहले ही वो पुल करके नीचे उतार देगा और स्ट्रिंग जो है ये स्लैक कर जाएगा। ओके, आप एक और नज़रिए से देख सकते हैं इसी चीज़ को कि एक बॉब जब घूम रहा है, अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से कंफर्टेबल नहीं होते हैं, वैसे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेंस हमें ज़्यादा होता है। जब भी हम झूला वगैरह में झूलते हैं तो हम उस फोर्स को फील कर पाते हैं जो कि बाहर की तरफ हमें फेंकता है। कार में बैठते हैं, एक्सेलरेटेड कार में बैठते हैं तो हम फील करते हैं कोई हमें पीछे की तरफ पुश कर रहा है, सो दैट इज़ शूडो फोर्स हम उसे कहते हैं। खैर चलिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस नज़रिए से इसे देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, लेट अस से दैट टेंशन इज टी, और साथ ही इसका mg भी इस पे एक्ट कर रहा है। टी टेंशन से बॉब को ये स्ट्रिंग खींच रहा है, सो टी टेंशन से बॉब को भीतर की तरफ खींच रहा है, सेंटर की तरफ, और mg भी उस पॉइंट में सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये जो टोटल फोर्स है, दैट टोटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, जो कि इस बॉडी को vt स्पीड से सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ये प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू इस बॉडी का मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में अगर ये मूव कर रहा हो, इस पॉइंट में इसका स्पीड अगर vt हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज स्पीड स्क्वायर्ड, उस पॉइंट में उसका जो स्पीड है
उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस रेडियस में ये सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रहा है। आपकी मर्जी आप कौन सा नज़रिया ले। तो जस्ट पहुंचने का यहाँ पर मतलब यही होगा कि टेंशन जो है वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज दिस थिंग जब ये घटते जाता है तो ये एडजस्ट होने के लिए mg तो फिक्स है, वो तो घट बढ़ नहीं सकता है, इस बॉडी पे लगा हुआ mg। टेंशन जो है ये घटता बढ़ता है और इस चीज़ को एडजस्ट करता है। जब mg डोमिनेट कर जाएगा, mg ज़्यादा हो जाएगा या फिर कहे v जो है ये कम हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर होने के लिए टेंशन तो क्रिएट होगा ही नहीं। जब बहुत कम होगा ये vt, जब ये यहाँ पर स्पीड बहुत कम हो जाएगा तो इसके साथ ये एडजस्ट करने के लिए अपना l का वैल्यू भी कम कर देगा, यानी कि रेडियस का वैल्यू भी कम कर देगा, और ये ऐसे स्लैक करके ये बॉब यहाँ पर रहेगा जिससे कि रेडियस भी कम हो जाए और ये फैक्टर जो है ये mg के बराबर हो जाए, ऐसा होता है। सो स्लैक न करे उसके लिए ये कंडीशन। अब यहाँ से अगर आप vt को कैलकुलेट कर लेते हैं, vt स्क्वायर्ड को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं एक लाइन हटा देता हूँ, कोई मतलब है नहीं यहाँ पर। सो अगर आप vt को कैलकुलेट करते हैं सो आप ये पाएंगे v एट टॉप उसका स्क्वायर इज इक्वल टू l, यहाँ पर चला गया mg mm कैंसिल हो गया, सो gl, ठीक है। दैट मीन यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है इस बॉडी के पास दैट इज हाफ mvt स्क्वायर्ड, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इसका टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो मान लेते हैं, यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल लेवल मान लेते हैं। सो ये टोटल एनर्जी है इसके पास, वही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे यहाँ स्टोर्ड रहेगा, और ये उसका काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस काइनेटिक एनर्जी। सो इस चीज़ को यहाँ रख लेते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर, यहाँ का एनर्जी हाफ mv स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यहाँ का काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mvt स्क्वायर्ड प्लस यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, सो दैट पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट इज mg इंटू ट्वाइस ऑफ l, यहाँ से यहाँ तक l विच इज़ रेडियस, यहाँ से यहाँ तक वापस l। सो यहाँ मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पर l कर देता हूँ। अब इसका वैल्यू तो हमने पहले ही पता लगाया है, तो हम कहेंगे gl इसके जगह पे, सो हाफ mgl प्लस 2 mgl, ये वाला 2 mgl। सो हाफ mv स्क्वायर्ड इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, सो mm यहाँ से कैंसिल कर दे, और मैं क्या करता हूँ v चाहिए हमें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने से यहाँ से हमें v स्क्वायर मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 gl हो गया ये, सो gl, और 2 से इसे भी मल्टीप्लाई करें तो 4 gl, तो हमें मिला 5 gl। तो हम यहाँ से कह सकते हैं v विच इज़ इनिशियल स्पीड प्रोवाइडेड स्पीड इज़ √5 gl, जो कि नॉर्मली पता होता है हमें। सो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं जब भी ऐसा कंडीशन रहता है कि द रिक्वायर्ड इनिशियल स्पीड एयर इज स्क्वायर रूट ऑफ 5g इंटू द रेडियस, जिस रेडियस के सर्कल में ये सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सवाल में एक बार वापस आते हैं। सवाल में कहा गया है कि वो जो स्पीड आपने प्रोवाइड किया उस स्पीड के कारण तो ये घूमेगा, और जितना ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी घटेगा, यानी कि इसका स्पीड भी घटेगा। तो आपसे पूछा गया किस एंगल में जाके उसका स्पीड ठीक इसका आधा हो जाएगा। दैट मीन आपने प्रोवाइड किया √5 gl, कहीं पर जाके ठीक उसका आधा हो जाए, जहाँ पर जाके ये ठीक इसका स्पीड आधा हो जाएगा। लेट अस से कि यहाँ पर जाके इसका स्पीड जो है आधा हो रहा है, और
हम लोग क्या करते हैं, हमसे जो पूछा गया वो पूछा गया कि ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल, ये एंगल कितना बनेगा, वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बनेगा। तो कहा गया है यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगा v डिवाइडेड बाई 2। यहाँ प्रोवाइड किया गया वेलोसिटी, यहाँ पर जो हमने बॉब को एनर्जी प्रोवाइड किया था, यहाँ पर जो वेलोसिटी, माफ़ कीजिएगा, जो वेलोसिटी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया था उसका ठीक आधा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब कैलकुलेशन है, कैसा कैलकुलेशन कि एनर्जी कंजर्वेशन का नियम जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि v जो है ये √5GL होना चाहिए, तो यहाँ पर ठीक उसी का आधा होगा। ओके, किस एंगल में जाके आधा होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इस लेवल को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये लेवल हमने ऐसे इस लेवल तक ये पहुँचा। अब आप देखें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ है L, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है L। यानी कि ये एंगल अगर गिवन है तो हम ये वाला साइड पता कर सकते हैं, ये वाला। क्यों पता करेंगे? क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक L है। अगर ये वाला लेंथ हमें पता चल गया तो हम ये वाला लेंथ भी पता कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक L है, ये हमने पता कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक हम पता कर सकते हैं। और ये जो हाइट है, इतना ही हाइट तो ये ऊपर चढ़ा, जिसके कारण इसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। ओके, सो इसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर। उसके बाद तो इस कैलकुलेशन को जब हम करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का, ये थीटा है, दैट मीन ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन कोसाइन रिलेशन होता है। या फिर आपको पता है कि ये जो है अगर थीटा एंगल यहाँ पर है तो ये L कोसाइन ऑफ थीटा होगा। फिर भी हमें पता है कि कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जो एडजेसेंट साइड है, लेट्स से दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड इसे x कह देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज विच इज L। तो यहाँ से अगर x का कैलकुलेशन करें तो आपको मिलेगा L कोसाइन ऑफ थीटा। सो यहाँ से हमें मिलेगा L कोसाइन ऑफ थीटा। सो इसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ L कोसाइन ऑफ थीटा। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो L होगा विच इज़ द रेडियस या फिर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जितना बॉब ऊपर चढ़ा, दैट इज L माइनस L इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। तो इतना हाइट बॉब इस केस में ऊपर चढ़ा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास था और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहा, इतना एनर्जी प्रोवाइड किया गया इसको, तो वही इसके यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के तौर पे बचा हुआ रहेगा और यहाँ से यहाँ तक चढ़ने के कारण पोटेंशियल इंक्रीमेंट होगा। सो पोटेंशियल इंक्रीमेंट mg इंटू द हाइट कितना है L इंटू L कोसाइन ऑफ थीटा। तो हम L को कॉमन आउट कर सकते हैं, L को कॉमन आउट करके 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा और प्लस यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा हाफ m v/2 का स्क्वायर, v/2 का होल स्क्वायर। ओके, सो m कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। सो m कैंसिल हो गया। सो अब हम क्या करते हैं, हाफ v² हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से v² रहेगा इज इक्वल टू, अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है, अल्टीमेटली हमें ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, ओके। सो v² विच इज़ 5GL, उसे हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। पहले लिख लेता हूँ मैं, v² इज इक्वल टू GL इंटू 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, या आप कह सकते हैं GL
माइनस GL कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें थीटा पता करना होगा। खैर अगले लाइन में कर लेंगे। प्लस 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है पहले, यह हाफ चला गया इसीलिए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ चला जाएगा। v डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को हटा दे। अच्छा ठीक है, मैं पहले वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो v स्क्वायर की जगह 5gl एंड दैट इज इक्वल टू 2gl माइनस 2gl कोसाइन ऑफ थीटा, और यहाँ पर v स्क्वायर के जगह 5gl डिवाइडेड बाई 4, सो 5gl डिवाइडेड बाई 4। सारे gl वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं, तो ये इधर गया तो माइनस हो जाएगा, सो 5gl को कॉमन ले लेते हैं, कम लिखना होगा। 5 यहाँ से -2 और यहाँ से -5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू -2gl कोसाइन ऑफ थीटा। तो gl हटा दें, ये हो गया 3 माइनस 5/4, 3 माइनस 5/4, 5 माइनस 2 तो 3 हो गया, माइनस 5/4। अब यहाँ से दैट इज इक्वल टू -2 कोसाइन ऑफ थीटा, -2 कोसाइन ऑफ थीटा। ओके, सो आपको यहाँ से मिल जाएगा 12 माइनस 5 तो 7 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से 2 को अगर ले आते हैं, नेगेटिव साइन को भी ले आते हैं, तो नेगेटिव और 2 डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ थीटा। सो कोसाइन ऑफ थीटा हमें मिला -7 डिवाइडेड बाई 8, -7 डिवाइडेड बाई 8। ओके, सो यहाँ थीटा हमें पता करना है, और कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू हमने पता किया, -7 डिवाइडेड बाई 8 है। एक बार अगर ऑप्शंस देख ले तो ऑप्शंस में हमें रेंज मिलेगा। जब कोसाइन ऑफ थीटा -7 डिवाइडेड बाई 4 है, 7 डिवाइडेड बाई 8 है, यानी कि ये थीटा तो पाई डिवाइडेड बाई 4 नहीं होगा, ये थीटा पाई डिवाइडेड बाई 4 नहीं होगा, बिकॉज पाई डिवाइडेड बाई 4 इज़ 45 डिग्रीज एंड कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज इज़ 1/√2, जो वो है नहीं। और वैसे वो नेगेटिव है, और ये हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है कोसाइन का। दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी नहीं हो सकता है, बिकॉज हमें कोसाइन ऑफ थीटा का नेगेटिव वैल्यू मिला है। सो या तो यहाँ पर इसका चांसेस तो लग रहा नहीं, इसका चांस लग रहा है। चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 डिग्री से लेके 135 डिग्रीज तक, और यहाँ पर 135 डिग्री से लेके 180 डिग्रीज तक। ठीक है, इन दोनों में से कौन होना चाहिए? इसके लिए ना मैं एक बार कोसाइन मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। कोसाइन किस तरह का होगा? कोसाइन का हमें जो ग्राफ दिखता है कुछ ऐसा दिखता है। कोसाइन 1 से शुरू होता है, 0 डिग्री में कोसाइन 1 होता है, फिर ऐसे इसका वैल्यू चलता है। सो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ 0 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पॉइंट जो है ये पाई 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसे ऐसे थोड़ा स्प्लिट करते हैं आधा आधा, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है, मैं डिग्रीज़ में लिख दे रहा हूँ, 135 डिग्रीज़, और यहाँ हमें 45 डिग्रीज़ मिल रहा है। आप पाएंगे ये और ये वैल्यू एक दूसरे का पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव जितना होगा ये नेगेटिव उतना होता है। ये जितना ऊपर चढ़ा है ठीक वही उसी का मिरर इमेज बनता है, इसी का मिरर इमेज इधर बनेगा। सो
यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर उसी का पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अगर आप देखें 45 डिग्रीज में ये इसका वैल्यू 1/√2 होता है। कोसाइन ऑफ 45 डिग्रीज इज 1/√2, यानी कि ये जो वैल्यू होगा कोसाइन ऑफ 135 डिग्री, कोसाइन ऑफ 135 1/√2 नेगेटिव होगा। अगर 1/√2 को आप कैलकुलेट करते हैं तो √2 जो है दिस इज 1.414 ऐसा ही कुछ होता है। सो 1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, 1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग, तो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1.414 एंड यहाँ मैं लगा देता हूँ डेसिमल पॉइंट तो 0 हो गया। एंड हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 गुना 14, सो 7 गुना 14 हो जाता है 98, 7 गुना 7 49, उसी का दुगना 98, तो 7 गुना 14 ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग ये पहुँचेगा, 9 10 के आसपास ही रहेगा, बहुत करीब रहेगा। सो दिस इज़ नियरली, दिस वन इज़ नियरली 1 डिवाइडेड बाय ये √2, that is nearly 0.7, यानी कि 7 डिवाइडेड बाई 10 कह सकते हैं हम लोग इसे, 7 डिवाइडेड बाई 10 नेगेटिव। ओके तो अगर हमारा जो आंसर आया है, हमारा जो जवाब हमें मिला है, कोसाइन ऑफ थीटा शुड बी -7/8, कोसाइन ऑफ थीटा हमें पता चला है कैलकुलेशन से कि कोसाइन ऑफ थीटा इज़ -7 डिवाइडेड बाई 8 होना चाहिए। और हम यहाँ देख रहे हैं 135 डिग्री के एंगल में कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू, यानी कोसाइन ऑफ 135 डिग्रीज़ का वैल्यू -7 डिवाइडेड बाई 10 है। ओके, सो इसके बाद हमें हमारा कन्फ्यूजन यही है ना, या तो ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि यही इसी रेंज में ये नेगेटिव वैल्यू देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो हमारा कन्फ्यूजन है 135 डिग्री से कम एंगल होगा या 135 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा। यही दो ऑप्शन है आपके पास, ये 90 डिग्री से 135 डिग्रीज और ये 135 डिग्री से लेकर 180 डिग्रीज। तो यहाँ रहेगा वो वैल्यू, दिस थिंग -7/8, या फिर यहाँ रहेगा वो वैल्यू, ये कंसिडरेशन है। अब अगर आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों को, किन दोनों को, -7/10 और -7/8, इन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव को तो हम बाद में कंपेयर करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता, पॉजिटिव को तो आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ होता तो हम कहते 7 न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा इसका कम, यानी कि ये बड़ा क्वांटिटी हुआ, दिस इज़ द लार्जर क्वांटिटी। बड़ा नंबर से डिवाइड हो रहा 7, छोटा नंबर से डिवाइड हो रहा 7, तो ये क्वांटिटी लार्जर हो गया। लेकिन जैसे ही हम इसे नेगेट कर देते हैं तो नेगेट कर देने से ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। नेगेट जब हम कर देंगे तो अब ये लार्जर हो जाएगा, अब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। तो यहाँ पर है 7 डिवाइडेड बाई 10, -7 डिवाइडेड बाई 10, इसे उससे भी छोटा होना है, उससे भी छोटा होना है, यानी कि वो इस रेंज में रिसाइड करेगा, इस रेंज में। तो सही ऑप्शन होगा, ये वाला सही ऑप्शन होगा।